Welcome to our channel Learning More. Today we are going to discuss chapter number 7 of the book First Flight, Glimpses of India. As you could all see कि इसमें 3 हिस्से हैं. There are 3 parts of this particular chapter. First part, a baker from Goa. Second, Korg. And third part is tea from Assam. In this video, we are going to discuss about the first part, the baker from Goa. बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, जब हम इसको सीखना आगे शुरू करते हैं, समझना आगे शुरू करते हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप ये मत समझिएगा कि ज़्यादा सवाल नहीं आते. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आए. आमतौर पे इस चैप्टर से, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर के जो चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट स्मॉलर क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क 2 मार्क के आसानी से क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड यू नेवर नो, वन मस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना. जो चीज़ नहीं होती है, स्टूडेंट्स हमेशा सरप्राइज के लिए रेडी रहिए, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे ही नहीं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे. और इस साल तो वैसे भी यूनिट सिस्टम है, तो कम चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर में से कहीं से कुछ भी आया जा सकता है. जब हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम सिलेबस होते हैं तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है. जब नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं तो एग्जामिनर के पास चॉइस ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्वेश्चंस स्कैटर्ड होते हैं. बट नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है तो आपसे कहीं से कुछ भी माइनर से माइनर चीज़ भी पूछी जा सकती है. सो बी रेडी फॉर दैट. So when we let us start the chapter A Baker from Goa. Before I start, let me talk about the author. Mr. Lucio Rodrigues जो है वो कोंकणी ओरिजिन के, यानी गोवन पोर्चुगीज ओरिजिन के ही राइटर हैं, और ये कोंकणी भाषा में, जो कि वहाँ की लोकल भाषा है, उसके एसेइस्ट हैं, यानी वो ऐसे लिखते हैं इस भाषा में. और उसके साथ साथ में वो इंग्लिश के टीचर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर. तो मिस्टर लूसियो रॉड्रिग्स एक काफ़ी की एक्सपीरियंस्ड एसेइस्ट रहे हैं इस लैंग्वेज में, लगातार कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं. तो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर क्या बोला है और इस चैप्टर के अंदर क्या है, उसका बैकड्रॉप भी आइए समझते हैं. अब बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर, जैसे कि टाइटल से भी आप जान सकते हैं, इस पूरा चैप्टर जो है बेकर और बेकर की लाइफ के अराउंड, बेकर कैसा रहता है, बेकर की क्या एक्टिविटीज होती हैं, बेकर क्या क्या बनाता है, और जो बेकर बनाता है उसकी बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका गोवन कल्चर में उसका क्या यूज है, और हर एक त्योहारों में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हर फेस्टिवल्स में, हर सेलिब्रेशन में उसका कंट्रीब्यूशन है. ये सारी चीज़ें बोली गई. तो आप समझ सकते हैं कि बेकर जो है, जिसे पैडर के नाम से या पेडर के नाम से भी बोला जा सकता है, इस चैप्टर के अंदर प्रयोग हुआ है. ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर का. तो आइए हम समझते हैं. As you could read the first line of the chapter, ये बोलता है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर. तो व्हाट इज पेन पोर्ट्रेट, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट इज पेन पोर्ट्रेट? तो पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है डिपिक्शन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन. तो आप देखेंगे फर्स्ट 2 पैराग्राफ में प्योरली कैरेक्टराइजेशन ही रिप्रेजेंट किया गया है विद लिटिल बिट ऑफ ओल्ड रेमिनिसेंस, पुराने रिकॉल के अलावा, जिसे रेमिनिसेंस भी कहते हैं, ज्यादातर पोर्ट्रेल किया गया फर्स्ट 2.5 पैराग्राफ्स में, जो मैं आपको दोबारा हाईलाइट भी करूंगा. ओपनिंग पैराग्राफ सेज आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. रेमिनिसिंग का मतलब होता है रिमेंबरिंग, एंड नॉस्टैल्जिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड नॉस्टैल्जिया, यानी रिकलेक्टिंग ओल्ड थिंग्स. सो नॉस्टैल्जिया से वर्ड बना नॉस्टैल्जिकली. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, जैसे कि आपने सामने भी मीनिंग में देखा होगा, थिंकिंग फॉन्डली अबाउट द पास्ट, यानी रिमेंबरिंग पॉजिटिविटीज ऑफ द पास्ट इज रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. तो ये लोग, पुराने जो बुजुर्ग हैं, वो शेयर कर रहे हैं, ऑथर भी एजेड है, वो भी पुरानी जनरेशन से, वो भी शेयर कर रहे हैं कि वो गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज जो हैं वो अक्सर हम याद करते हैं. द पोर्चुगीज एंड द फेमस लोव्स ऑफ द ब्रेड, उस जमाने के जो पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ बेकिंग थी और उस जमाने के जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे. आइए यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज लोव्स ऑफ ब्रेड. देखो बेटा, आजकल जो हम इंडिया में ज़्यादातर ब्रेड खरीदते हैं, जिसे हम डबल रोटी के नाम से जानते हैं, ये ब्रेड इंडिया में जो है वो कटी हुई मिलती है, बट ओरिजिनली ऑथेंटिकली जो बेकरी बनाती है वो एक लोव होता है, यानी एक जो ब्रेड आप खरीदते हो जो कटी हुई स्लाइसेस में होती है, वो एक पूरा पीस होता है, उसको फैक्ट्री में काटा जाता है. क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेडिशन है, हम ज़्यादातर कटी हुई ब्रेड ही लेना पसंद करते हैं, बट अगर आप ओल्ड ट्रेडिशनल बेकरी से लेंगे तो आपको लोव मिलेंगे. तो ये इस लोव की बात कर रहे हैं, यानी 1 पीस ऑफ अ ब्रेड. Those eaters of loaf might have vanished, but the makers are still there. ये बहुत पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. बोलता है कि उस जमाने के जो उस बेक्ड लोफ को पसंद करने वाले थे, जो ओल्ड जनरेशन के लोग थे, वो भले ही चले गए हों. वैनिश का मतलब है दे आर नो मोर, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी वो बेकरी का जो ट्रेडिशन है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. Mixers जो होते हैं वो मिक्सिंग का काम करते हैं. जो उसका डो होता है, उसका जो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स करना. मोल्डिंग का मतलब होता है सांचे जिसमें उसको पर्टिकुलर शेप दिया जाता है. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और बेकर्स जो कि बेकिंग करते हैं, यानी ये सारी चीजें आज भी प्रयोग हो रही है और ये आज भी अवेलेबल है. दोज एज ओल्ड
टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और जो पुरानी भट्टियां हैं, फर्नेसेस रेफर्स टू भट्टियां, जो पुरानी बेकिंग की भट्टियां हैं वो आज भी अवेलेबल हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कहने का मतलब है कि वो ओल्ड मेथड्स ऑफ बेकिंग जो है, लोव्स का बेकिंग आज भी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हराल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी आज भी वो पुराना जो ट्रेडिशन था जिसमें एक एक्चुअल में बच्चों देखिए आपको यहां सीखना जरूरी है स्टूडेंट्स, कि जैसे आइसक्रीम बेचने वाला टन 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 घंटी बजाता रहता है, वैसे ही जो पुराने वाले जो बेकर्स थे ये क्या करते थे, एक बैम्बू हाथ में रखते थे और उस बैम्बू को जब वो जमीन पे मारते थे तो उसकी एक झंझनाहट आती थी, झन 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 आवाज आती थी। तो ये बेकर क्या करते थे, उसको बजाते रहते थे, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग आते थे और वो दूर से आवाज आती थी, दैट यूज्ड टू टेल दैट वी आर कमिंग। सो हेराल्डिंग हिज अराइवल का मतलब होता है अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो घरों में जब अर्ली इन द मॉर्निंग में वो पहुंचते थे तो उसको बजाते हुए आते थे, तो दूर से घरों में आवाज आ जाती थी कि भाई बेकर आ रहा है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी ओल्ड गोवन विलेजेस में आपको ये आवाज बहुत कॉमनली सुनी जा सकती है, वहां देखी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। इस लाइन का मतलब है कि जो पुरानी जनरेशन के बेकर्स थे, हो सकता है वो अब नहीं रहे, बट उनकी जो यंगर जनरेशन है वो इस प्रोफेशन को आज भी कंटिन्यू कर रही है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और इनको आज भी पेडर के रूप में जाना जाता है। देखो आप लोगों को याद रखना है इस पूरे चैप्टर में जहां जहां पेडर वर्ड का यूज हो रहा है, विच इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल वर्ड फॉर बेकर। तो पेडर बेसिकली इज बेकर ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड इन गोवा। अब नाउ व्हाट ऑथर इज डूइंग इन दिस पैराग्राफ, ही इज डूइंग अ नरेशन ऑफ द ओल्ड डेज व्हेन द बेकर्स यूज्ड टू कम टू देयर हाउस। द बेकर यूज टू बी आ फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, और वो हमारे परिवार का एक दोस्त का, कंपेनियन, सखा का और एक गाइड का, एल्डर का भी रोल अदा करते थे। यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, एक बार मॉर्निंग में फ्रेश सप्लाईज देने और लौटते समय जब उनका माल बिक जाता था तब भी घरों को टच करते हुए, बातचीत करते हुए जाया करते थे। तो मैं 3 लाइन नीचे रीड कर रहा हूं। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप us up from sleep and we ran to meet and greet him, कि जब भी उनकी वो जिंगलिंग बैम्बू की साउंड आती थी तो हम फटाक से उठते थे और दौड़ते थे उनको मिलने के लिए और उनको ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all। तो बोलते थे ऐसा क्यों होता था, हम क्यों दौड़ के उनके पास पहुंचते थे, क्या हम ब्रेड के लोफ के लिए जाते हैं? कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, हम ब्रेड के लोफ से हमें प्यार नहीं था। वो वहां किस लिए जाते थे उसका अब यहां पे आगे जवाब आएगा। The loaves were bought by some Baskin or Pastine, the maid servant of the house. Here the word Baskin and Pastine are written to indicate the common terms for the maid servants of the house. यानी घरों की नौकरानियां ज्यादातर लोव्स खरीदती थी जो उनकी मालकिन उनको बोलती थी, बट बच्चे दौड़ करके इसलिए पहुंचते थे, बच्चों को वहां पे एक ब्रेड बैंगल्स मिलते थे। ब्रेड बैंगल्स यानी बीच में से हॉलो और चारों तरफ ब्रेड, जैसे कि आप डोनट्स देखते हैं, इस तरह की स्वीट ब्रेड मिलती थी और ये स्वीट ब्रेड होती थी और बच्चे इस ब्रेड बैंगल्स को खाना पसंद करते थे। तो उनका इंतजार जो था वो लोव्स नहीं था, ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टेव। अब बैम्बू स्टेव का मतलब होता है एक बैम्बू का डंडा। आमतौर पर ये जो डंडा होता है अंदर से हॉलो होता है बच्चों, और इसके अंदर से इस तरह से वो हल्का सा उसमें हॉलोपन रहता है, तो एयर की साउंड जो होती है वो इस तरह की आवाज करती है, झैंग झैंग। Okay, that is referred over here. One hand supported the basket on his head and the other hand banged the bamboo on the ground. और वो एक हाथ से तो अपनी जो उनका सारे प्रोडक्ट्स होते सर पे रखते थे और दूसरे हाथ से बैम्बू को बजाते रहते थे, और जैसे ही वो रुकते थे कहीं पे तो बैम्बू को जमीन पे रखते थे और उसके ऊपर अपने उस पूरे सामान रखने के जो उनका एक वो एक छोटा सा उनका बैम्बू का बना हुआ जो पार्ट रहता था जिसमें बास्केट रहती थी, उसको उस बैम्बू के ऊपर रख लेते थे। तब होता यह था कि जो बैम्बू है उसकी कुछ हाइट होती थी और उसके ऊपर उसको बास्केट रख दिया करते थे, तो बच्चों को दिखता नहीं था। तो अब उसको आगे ऑथर ने बताया कि हम क्या किया करते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves might be delivered to the servant। और जब हम हर रोज उनके पास चले जाते थे तो हमें हल्की सी डांट पड़ती थी और हमें साइड में कर दिया जाता था, और जो घर की नौकरानी होती थी वो लोव्स परचेज करती थी, बट उनको तो इंतजार किस चीज का था, उस मीठी ब्रेड का था। तो वो क्या करते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, और हम पीछा नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। आसपास जो भी बेंच होती थी हम या तो उस पर खड़े हो जाते थे, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे, बैम्बू 3, 4, 5 फुट का होता था, उसके ऊपर फिर उन्होंने
बास्केट को रख दिया तो अच्छी 4-5 फुट ऊंचाई हो जाती थी, बच्चों की नजर नहीं पड़ पाती थी, बच्चे झांक के नहीं देख पाते थे। तो क्या करते थे, नजदीक में कोई भी बेंच होती उसके ऊपर, या पैरापेट, पैरापेट का मतलब होता है बेटा आसपास जो छोटी दीवार होती है, घरों की जो चारों तरफ 4 बाउंड्री होती है, वो इस तरह की पैरापेट दीवार के ऊपर वो खड़ा हो जाते करते थे बच्चे, और पीप करते थे बास्केट के अंदर। उनको हाइट मिल जाती थी 3-4 फुट की, 5 फुट की, फिर वो अंदर बास्केट के अंदर देखते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. और वो जो freshly prepared bread होती थी, एक उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती थी। Loaves for the elders and bangles for the children. और कहते हैं हमारी पूरी नजर बैंगल्स पे रहती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और बोलते थे हम परवाह नहीं करते थे, हम मुंह नहीं धोते थे, दांतों को नहीं ब्रश करते थे, हम सीधा खाने पहुंचाते। Why should we? अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन मेहनत करेगा, एक मैंगो लीफ को लेंगे और उससे अपने दांत को साफ करेंगे? And why was it necessary at all? और उसकी आवश्यकता भी क्या थी? The tiger never brushed his teeth. तो how he has portrayed the tigers, the kids were the tigers. Hot tea would wash and clean up एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। फिर ऑथर बोलते हैं कि अरे हम वो जब बैंगल्स खा लेते थे, स्वीट बैंगल्स, और उसके बाद चाय पी लेते तो चाय से वैसे ही अपने आप दांत साफ हो जाएंगे, तो हमें दांत साफ करने की कहाँ आवश्यकता है। ये कुछ छोटे से ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इनको भी साथ साथ ले लेते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? सो इसका ओपनिंग 3 लाइंस में आंसर है, दे वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड बेकर्स एंड द ओल्ड बेकरीज एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड। Is bread making still popular in Goa? How do you know? तो इसका आंसर साफ है, yes, the older generation has gone but the newer generation is there. तो इसका आंसर रहेगा yes, it is still popular in Goa. How do you know? Because it is mentioned that you will still find these bakers, these peders in the villages of Goa. What is the baker called? The baker was called peder. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा the baker or the peder would come every day in the morning and would come back in the evening post selling his products. Why did the children run to meet them? The children run to meet them to get the bengal sweet bread. ओके, द बेंगल स्वीट ब्रेड, जो कि उनको पसंद थी। तो ये इसका आंसर, ये सारे आंसर्स हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए बच्चों, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। जो बुक के अंदर लैंग्वेज दिया है ना, उसको कभी भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखिए एज एन ऑथर, आई मीन एज अ रीडर, हमेशा याद रखिए कि ऑथर का अपना एक्सप्रेशन है, और रीडर जो आपके आंसर्स को चेक करेंगे, टीचर्स, वो हमेशा चाहते हैं कि आपका एक ऑथेंटिक अपना स्टाइल है राइटिंग का। तो हमेशा आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। हाँ, डेफिनेटली कट द पल्स फ्रॉम द चैप्टर। हमेशा चैप्टर के अंदर से जो पल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको कट कर लीजिए, ले लीजिए, और उसको अपने वर्ड्स में आप लिखिए। एंड मेक श्योर व्हेन यू गिव योर ओन वे, सो टीचर्स विल गिव यू मार्क्स फ्रॉम बोथ द हैंड्स, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सो दिस इज वन वेरी गुड टिप, always try and give your flavor to the answers. Of course, write everything from the chapter, pick all the keywords, but give your flavor in the language. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. और इसके साथ साथ में normal bread loaves के साथ में bowl, एक मीठी bread भी marriages का major हिस्सा था, common हिस्सा था। Just as a party or a feast loses its charms without bread. और बोलते हैं कि इस स्वीट ब्रेड के बिना कोई भी पार्टी और कोई भी मेजर फीस्ट नहीं हुआ करते थे। फीस्ट क्या होता है? सेलिब्रेशन मील। Not enough can be said to show how important a baker can be for the village. और इस बात से प्रूव होता है कि कोई भी मेजर फेस्टिवल, फीस्ट, पार्टी इन बेकर्स के प्रोड्यूसेस के बिना, जैसे यहाँ मेंशन किया गया स्वीट ब्रेड बोल, उसके बिना कंप्लीट नहीं होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अगर कोई मैरिज हो रही है तो जो मदर्स होता करती थी वो सैंडविच बनाती थी। और केक और बोलिनाज, केक्स तो आप समझते हैं, बोलिनाज एक स्वीट छोटे बिस्किट्स टाइप हैं, छोटी कुकीज हैं जो कि नारियल की बनी हुई होती है। ये दीज कोकोनट कुकीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज बोलिनाज। दीज आर ऑथेंटिक पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ कुकीज। तो ये बहुत कॉमन है, जो चाय के साथ में सर्व की जाती है, और क्रिसमस इसके बिना अधूरा हुआ करता था। ये भी ऑथर शेयर कर रहे हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेगर्स फर्नेस इन द विलेज इज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल। यानी इसके बिना बात बनती नहीं थी। तो जब इतनी रिक्वायरमेंट थी तो ऑफकोर्स हर गांव के अंदर या आसपास के कई गांवों के अंदर बेकर होना अवश्य है, क्योंकि उनकी नीड रेगुलर बेसिस पे हुआ करती थी। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। और इन बेकर्स की ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ नरेट किया जा रहा है कि वो कैसी दिखती थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। और एक सिंगल पीस होता था जो कंधे से लेकर के नीज तक जाया करता था, यानी घुटनों तक। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। और उन्होंने बोला कि हमने बचपन में एक और ड्रेस में भी उन्हें देखा है कबाई के अलावा,
जब ऊपर बेकर शर्ट पहनते थे और नीचे जो शॉर्ट्स पहनते थे वो 3/4 शॉर्ट्स पहनते थे, यानी घुटनों से थोड़ा नीचे तक, ना वो एग्जैक्ट पैंट होती थी ना वो हाफ पैंट होती थी, वो 3/4 पैंट होती थी. इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर. और बोल रहे हैं आज भी अगर 3/4 वाला आप शॉर्ट्स टाइप पहनते हैं, एग्जैक्टली इट इज नॉट शॉर्ट, इट इज मोर देन द शॉर्ट बट लेसर देन द पैंट, अगर पहनते हैं तो क्या जाता है, अरे ये पेडर की ड्रेस पहने हुए हैं. तो 3/4 ऑफ अ ट्राउजर इज सिनोनिम टू पेडर और बेकर. ये हमें याद रखना है. ये क्वेश्चन बन सकता है. तो what type of dress were worn by the bakers or peders of those time? Give an information about them. How would you portray or characterize a particular baker of Goa? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. और जमाने में कितना बढ़िया ट्रेडिशन था कि मंथली जो खाता होता था वो एक दीवार पे लिख दिया जाता था और हर मंथ में एंड में उसका उनका हिसाब हुआ करता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और जमाने में बहुत ज्यादा अच्छी सेल होती थी और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और चूंकि पॉपुलर था तो ऑब्वियसली वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे. ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस. और ये जो बेकर होते थे, ये और इनका परिवार, इनके नौकर चाकर, ये हमेशा प्रॉस्परस लगते थे. Their plump physique was an open testimony to this. और ज्यादातर बहुत मोटे हुआ करते थे. प्लम्प का मतलब होता है फैट, फिजिक का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर. तो फैट बॉडी स्ट्रक्चर वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, है ना. इसे टेस्टिमोनी नहीं बोलना है बच्चों, इसे टेस्टिमनी बोलना है. दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. टेस्टिमनी का मतलब होता है क्लियर फिजिकल एविडेंस. तो ये मोटे हुआ करते थे ज्यादातर सारे बेकर्स, और ये क्लियर उनका फिजिकल एविडेंस होता था, यानी दिखते थे, यानी एग्जाम्पल थे, लाइव एग्जाम्पल थे. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस. जैक फ्रूट का मतलब होता है कटल. तो कटल यानी मोटा. आज भी कुछ मोटे व्यक्ति अगर दिखते हैं तो उन्हें माना जाता है कि ओ दे आर इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर और अ पेडर. तो ये थी इस कहानी की पूरी की पूरी चैप्टर का हिस्सा, जिसमें बहुत अच्छे से ऑथर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पोर्ट्रे किया है. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव अ थम्स अप टू इट. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे अपकमिंग वीडियोस को देखिए. आई एक्सपेक्ट दैट यू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर एग्जामिनेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. एंड डू शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. हैप्पी लर्निंग.